नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा पर। क्वारंटाइन सीरीज़ का आज अगला चैप्टर जो है वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। जिन सभी को लगता है कि अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा टफ है, तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर सिर्फ एक कहानी देखेंगे और उस कहानी से इस चैप्टर का पूरा मतलब सार समझ लेंगे कि एक्चुअल में रेशियो और प्रपोर्शन किस यूज़ में आता है, राइट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है 40-43 मिनट तक की, आप वहाँ तक जाते नहीं हो, देखते नहीं हो, है ना। तो हम वही एक कहानी पर आते हैं, कहानी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा रेशियो प्रपोर्शन के। और जब क्वेश्चन आप बनाने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चनों को करना। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप कहानी सुनकर ही स्किप कर दोगे टोटल वीडियो, आगे के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि कहानी एक आधार मात्र है, बेस है, और उस बेस से ही हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो समझ में आ जाए तब चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई वीडियो समझ में आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना चाहिए जो आपको टफ लगता है। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। भाई बड़ी नॉर्मल सी कहानी है। आप मुझे एक बात बताइए, घर में मेहमान आते हैं, राइट। घर में क्या होते हैं, मेहमान आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब वो मेहमान जाते हैं तो क्या करके जाते हैं। मेहमान आया घर में, लेकिन जब वो जाएगा तो बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहमान उन बच्चों को पैसा देकर जाएगा। सपोज करो मेहमान अगर इंडिविजुअली 2 बच्चे हैं एक घर में, उन दोनों को अगर पैसा दे गया तो लड़ाई ही नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों को इंडिविजुअल मेहमान पैसा दे गए हैं, चाहे किसी को 50 दे गए हैं और किसी को 200 का नोट, तो वो विवाद का कारण नहीं बनेगा। लेकिन ये विवाद कब हो सकता है, ये विवाद तब हो सकता है जब घर पे मेहमान आए हो लेकिन जाते टाइम बच्चे घर पे ना हो और मेहमानों को पैसे बांटने हो, तो वो डायरेक्टली किसको दे जाते हैं, भाई मम्मी को पैसे दे जाते हैं कि ये लीजिए बच्चों को दे देना। अब यहाँ पर मम्मी पर आ जाता है धर्म संकट कि पैसे कैसे बांटे। अब सपोज करो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, राम और श्याम नाम रख लेते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम। तो यहाँ पर एक का नाम राम और दूसरे का नाम है श्याम। ये 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। सपोज करो कि मेहमान जो उसकी मम्मी को पैसे दे गए हैं वो 100 रुपये दे गए। कितने रुपए दे गए भाई, 100 रुपये दे गए। अब मम्मी को इन दोनों को बीच में पैसे बांटने हैं। कैसे बांटते हैं, तो आप बोल देना कि भाई एक काम करते हैं सर, इन दोनों के बीच में जो पैसे बांटते हैं वो आधे आधे बांट देते हैं, मतलब 50 रुपये इसको दे देते हैं और 50 रुपये उसको दे देते हैं, तो दोनों में इक्वल पैसा बढ़ जाएगा। और इक्वल पैसा बढ़ेगा तो कोई लड़ाई नहीं होगी। भाई अब आप कैसे ये बोल सकते हो कि इक्वल पैसा बढ़ेगा। मान लो कि ये जो राम है उसकी उम्र है 15 साल। कितनी साल है, 15 साल। और श्याम जो है इसकी उम्र है कितने साल, 10 साल। अब मम्मी अगर 50-50 रुपये इन दोनों के बीच में बांट दे, ध्यान से समझना इस बात को, तो भाई राम कहेगा, श्याम तो खुश है क्योंकि उसे बड़े भैया के बराबर पैसे मिले, लेकिन राम की तो ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, उसकी उम्र ज़्यादा है ना, तो ये बोलेगा भाई मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, मुझे तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसके खर्चे अभी कम है, इसको कम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मम्मी बोल देती हैं कि एक काम करो, 70 तुम रख लो और 30 इसे दे देते हैं। ऐसे भी 100 रुपये बट सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर ये विवाद खड़ा करेगा। श्याम बोलेगा मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मेरा काम 30 रुपये से बढ़ जाए। अब मम्मी धर्म संकट में है। अब क्या होता है यहाँ समझना कि मम्मी कुछ ऐसा नियम निकालने वाली हैं जिनसे दोनों के बीच में पैसा बट भी जाए और दोनों उस पर अपनी अपनी सहमति भी प्रदान कर दे कि हाँ भैया ठीक है, आपने जो पैसा बांटा है वो सही तरीके से बांटा है। मम्मी को आती थी मैथ्स, तो मम्मी ने क्या बोला कि भैया तुम दोनों की उम्र कितनी है, 15 और 10। कितनी कितनी उम्र है, 15 वर्ष और 10 वर्ष। अच्छा, अनुपात की अगर बात करूं, मैं डायरेक्टली अभी कहानी पर आ गया, तो अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। जैसे एक्स और वाई का अगर रेशियो को आपको प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर 2 क्या लगा देते हो, बिंदु लगा देते हो। इन्हीं 2 बिंदु का मतलब रेशियो होता है। क्लियर है। इसको हम पढ़ लेते हैं एक्स अनुपात वाई, एक्स रेशियो वाई,
और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x बटे में y। क्या मतलब हो गया इसका, x बटे में y। पहले कहानी सुन लो, फिर बाद में हम इस चीज को भी समझ लेंगे। अभी 15 वर्ष और 10 वर्ष की बात हो गई, मम्मी ने बोला ठीक है इस विवाद को आज खत्म करेंगे ही हम क्या करते हैं कि अब जो भी मेहमान आएगा वो पैसे जो बटेंगे उसका एक फिक्स अमाउंट, फिक्स रेशियो होगा, फिक्स तरीके से बटेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी है, राम ने बोला मेरी उम्र 15 है। भाई श्याम तुम्हारी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 10 है। दोनों की उम्रों का अनुपात बनाओ। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ अगर मैं इसको अनुपात में रख दूँ तो ये अनुपात हो गया 15:10। ये क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया। एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को किसी एक ही संख्या से डिवाइड कर सकता हूँ, काट सकता हूँ क्या? तो आप बोल दोगे बिल्कुल काट दो। आप बोलोगे इसको काट दोगे 5 तिया 15 और इसको काटोगे 5 दूनी 10, तो यहाँ रेशियो बनेगा 3:2 का। अब समझना, इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से मैंने काटा है और रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना अनुपात आ गया, 3:2। ये जो है अब इसको मैं और किसी संख्या से इन दोनों को नहीं काट सकता। इसी फॉर्म को हम अनुपात का सरलतम रूप कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, अनुपात का सरलतम रूप। जैसे या अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि राम की आय 10,000 रुपये है और श्याम की आय जो है वो 45,000 रुपये है। बताइए राम और श्याम की आय के बीच, इनकम के बीच रेशियो क्या होगा? तो रेशियो बनाना मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना। काटते जाओ जब तक कटता जाए। 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो यही इसका क्या हो गया, अनुपात हो गया। इसको बोलते हैं अनुपात बनाना। खैर आज के टॉपिक की बात ये नहीं है, मतलब मैं अनुपात आपको समझा रहा हूँ लेकिन उस लेवल से नहीं। मैं डायरेक्टली आपको एक कहानी के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर है? 3 स्टेज होंगी इस कहानी की और 3 स्टेजों को अगर आपने समझ लिया तो अनुपात के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में जो आते हैं उनको फाइट कर पाओगे। दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें और भी ज़्यादा बेसिक से बात करेंगे, जैसे मध्यानुपाती, समानुपाती क्या होता है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो दूसरे टॉपिक की बात है। अभी इस पर अगर मैं बात करूँ तो इतने समझ में आ गई कि अभी तक मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बना दिया एक रेशियो कि अब जो भी पैसे आएंगे वो किस अनुपात में बटेंगे, तुम दोनों की आयु के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब ये अनुपात का मतलब होता क्या है ये भी तो समझाइए सर। देखो भाई 3:2 का मतलब क्या है। मान लो कि कोई मेहमान सिर्फ 5 रुपये ही देता है। कितने रुपए देता है, 5 रुपये। तो मम्मी क्या करेंगी, मम्मी उस 5 रुपये के छुट्टे लेकर आएंगी, खुले लेकर आएंगी और उस 5 में से, अब 5 के अगर मैं आपसे बोलूँ बराबर 5 के कितने भाग करने, भाई 3 भाग इसको देने। रेशियो होते हैं पार्ट। जो भी पैसा होगा उसका 3 भाग इसे मिलेगा और 2 भाग इसे मिलेगा। मतलब टोटल कितने भाग करने होंगे, 5 भाग करने होंगे और 5 भाग करने के बाद 2 भाग इसके और 3 भाग इसके भाग में आएंगे। कोई 5 रुपए देकर गया है, मम्मी को उसके छुट्टे करने टोटल 5 पार्ट में, तो क्या करे मम्मी, एक एक के सिक्के के 5 सिक्के कर ले, उसमें से 3 सिक्के इसको दे दे और 2 सिक्के इसको दे दे। ये हो गया बंटवारा। अब यहाँ जो वर्ड आया बंटवारा, तो रेशियो का सबसे बड़ा यूज होता है किसी भी चीज़ को बांटने में, किसी भी चीज़ को बांटने में, स्प्लिट करने में। भाई रेशियो यही काम करता है कि किसी चीज़ को किसी भागों में बांटता है। अब यहाँ समझ रहा, मान लो अगर 50 रुपये कोई मेहमान देकर गए, कितने रुपए देकर गए, 50 रुपये। मम्मी को इन दोनों को बांटना है तो मम्मी क्या करेगी, भाई पहले 50 रुपये के खुले कराएगी और कितने भागों में, भाई 5 बराबर भागों में बांट देना, ऐसे 50 रुपये के खुले कर देना। तो दुकानदार कहेगा ठीक है बहन जी, 10-10 के 5 नोट ले जाओ। अब 10-10 के 5 नोट हो गए, मम्मी की प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि उसमें से 3 नोट इसको पकड़ाएगी, 2 नोट इसको पकड़ाएगी और काम हो जाएगा। कुल मिला के मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू बटेगी उसके टोटल कितने भाग होंगे, बराबर 5 भाग। 5 भाग मतलब जो भी वैल्यू हो उसको 5 से डिवाइड कर देना भाई। तो समझ में आएगा कि एक भाग में कितने रुपए आए, एक भाग में आएंगे 10 रुपये।
अब एक भाग में 10 तो इसको तो 3 भाग मिलने हैं भाई। एक भाग में 10 तो 3 पार्ट का कितना, जैसे एक पेन 10 रुपए की तो 3 पेन कितने के, तो आप बोलोगे सर उसको 30 रुपए दे दो, और इसको 2 पार्ट देना है तो इसको 2 × 10 कितने रुपए दे दो भाई, इसको 20 रुपए दे दो। ये हो गया बंटवारा। तो रेशियो का काम ही यही होता है कि आप बंटवारा किस तरह से कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली बात? देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं और समझना इस बात को। अभी केस यहाँ पर बदलते जाएंगे और आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। राम और श्याम 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में 3:2 के अनुपात में राशि बंटनी है। अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि कोई मेहमान 200 रुपये देकर गया है, कितने रुपए देकर गया भाई? 200 रुपये। मम्मी को बांटने हैं राम और श्याम के बीच में, तो क्या करे मम्मी? पहले तो 200 के कुल कितने भाग करे? 3 और 2 5। ये 5 भाग की वैल्यू है, तो ध्यान रखना इसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक भाग की वैल्यू आई 40 रुपए। अब एक भाग 40, एक नोट 40 का है, इसको 3 नोट देने हैं तो कितने रुपए देगी? 3 × 40 मतलब 120 रुपए इसके, और 2 × 40 मतलब 80 रुपए इसके। ये हो गया इसका बंटवारा। सिंपल है, ये इसका बंटवारा हो गया। अच्छा, पहले केस में तो मम्मी को ही पैसे बांटने थे। दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लो कि मेहमान आए घर पे, पहले बच्चे नहीं मिले थे, अब पेरेंट्स नहीं, यानी मम्मी नहीं है। मेहमान आए, बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी मार्केट गई हैं। ओके, तो नाश्ता पानी किए बिना अब आए हैं, तो रिचुअल है कि भाई अब पैसे देकर जाएंगे। तो मम्मी बच्चों को पैसे, सॉरी मेहमान जो है वो बच्चों को पैसे देकर चले गए। अच्छा, बच्चों को अब तक मैथ समझ में आने लगी थी कि हमें किस तरह से पैसे आपस में बांटने हैं। बच्चों ने पैसे भी बांट लिए। अब मुझे एक बात बताना, मम्मी आएंगी तो बच्चे बताएंगे भाई मेहमान आए थे, तो मम्मी पहला क्वेश्चन क्या करेंगी? वो सब ठीक है, तुम ये बताओ कि पैसे कितने देकर गए। क्यों ऐसा क्वेश्चन करेंगी? क्योंकि भाई मम्मी को भी फिर जाना है और उन्हें भी पैसे देकर आना पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर होता है, यस और नो? तो वही हिसाब किताब बराबर करने के लिए मम्मी उनसे पैसे का पूछेंगी। अच्छा, बच्चों ने बांट लिया तो कहानी मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी सुनना। इनके बीच में अभी भी ये वैल्यू है कि ये जो भी पैसा आएगा 3:2 के अनुपात में बांट लेंगे। अब केस फर्स्ट में क्या हुआ कि मेहमान आए, पैसे देकर गए, इन दोनों ने पैसे बांट लिए आपस में, और बड़ा वाला जो भाई है मतलब राम जो है वो पैसा लेकर चला गया भाई अपनी शॉपिंग करने, जो भी उसे लेना था वो लेने वो चला गया। घर पे मिल रहा है शाम, तो वो मम्मी को पूरी कहानी बता रहा है कि मेहमान आए थे। मम्मी बोलती है टोटल कितने रुपए देकर गए? तो वो बोलता है इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जो भैया ने पैसे बांटे हैं उसमें 120 रुपये मिले हैं। मुझे कितने रुपए मिले? मुझे तो 120 रुपये मिले, टोटल का मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मम्मी को पता है कि गणित किस हिसाब से चलती है। मम्मी ने ये पता कर लिया कि भाई दोनों भाइयों के बीच जो टोटल राशि होगी वो 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगी, बराबर बांटी गई होगी। ये छोटा भाई है, इसको तो 2 पार्ट मिलना ही है। ये बोल रहा है कि मुझे 120 रुपये मिले हैं। अच्छा, इसके 2 भाग के 120, 2 नोट में इसके 120 रुपये हो रहे हैं, यानी एक नोट कितने का होगा? 60 रुपये का। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 2 भाग अगर 120, इसका मतलब एक भाग कितने का होगा? 60 रुपये का होगा। और मुझे बताना, मम्मी को पता करना है पूरे रुपए कितने आए थे। तो मम्मी को पता है पूरे रुपए कितने के आए थे? 5 पार्ट के। तो अगर 2 पार्ट 120, एक पार्ट 60 रुपये, 5 पार्ट की वैल्यू पता करनी है। एक जीन्स अगर 60 रुपये की आएगी तो 5 जीन्स कितनी की आएगी? 5 × 60 = 300 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू दी थी, टोटल वैल्यू हमें पता करना था, मम्मी ने टोटल वैल्यू पता कर ली, खत्म हो गया काम। क्लियर है? मैंने क्या किया, 2 पार्ट के मेरे पास 120 थे। अगर मैं इस 120 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक पार्ट की वैल्यू आ गई, और जितने पार्ट की वैल्यू चाहिए उतने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान देना अभी मेरी वर्ड्सों पर, शब्दों पर ध्यान दो। जितने भाग की वैल्यू दी हो उस वैल्यू को, उस मान को उतने भाग से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग की वैल्यू पता होगी। जैसे
5 पेन की कीमत 50 रुपए है, आपको एक पेन की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उस 50 को 5 से डिवाइड कर दो तो एक पेन की वैल्यू निकली। अब मैं बोल दूं कि भाई 17 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो आप बोलोगे 5 पेन 50, एक पेन 10, 17 पेन 170 रुपए, खत्म हो गया। मैं अगर आपसे ये बोलता हूं 5 पेन 85 रुपए की हैं, तो बताओ 7 पेन कितने रुपए की होंगी। 5 85 की, तो सबसे पहला दिमाग में आएगा, सबसे पहले मैं एक पेन की वैल्यू निकालूं। और वो कैसे निकालोगे, जो 7 पेन का मूल्य है आपके पास, जो आपके पास 7 पेन का जो मूल्य है उससे आप डिवाइड करोगे जितनी भी वैल्यू दी है, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे जितने की पूछी गई है। जैसे 5 पेन कितने का बोला था, 85। 5 पेन अगर 85 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का, इसके लिए 85 को 5 पेन से डिवाइड करो, भाई 17 आएगा। और अब जितने भी पेन का वैल्यू पूछे, जैसे 200 पेन की भी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 3400 रुपये। ये बस आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो जितने पार्ट की वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करो, और जितने पार्ट की वैल्यू मांगी जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो। सीधा सा फंडा है भाई पूरे रेशियो का। ये तो थी दूसरी कहानी। भाई तीसरी कहानी में क्या होगा, यहां समझो। तीसरी कहानी में यह है कि हमें पता है कि अनुपात जो है ये फिक्स है कि 3 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे पार्ट। वही हुआ कि इस बार भी पेरेंट्स घर पे नहीं थे, मेहमान आए, पैसे बांटकर चले गए। अब की बार क्या हो रहा है कि 2 बार हो गए, इसको कम पैसा मिल रहा है। अब ये बंदा हो गया फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा चिढ़ गया ये कि हर बार मुझे कम पैसा मिलता है। तो जैसे ही मम्मी आई, इसने रोना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने बोला क्या हुआ, भाई मेहमान आए थे, ठीक है क्या हुआ। अब ये नहीं बता रहा है कि मुझे कितने रुपए मिले, ये रोते जा रहा है। मम्मी पूछ रही क्या हुआ ये तो बताओ। तो ये बोलता है मम्मी मुझे पैसे बड़े भाई ने कम दिए जो कि इसको मिलना था। मम्मी को तो हिसाब लगाना है कि कितने रुपए मिले। तो मम्मी अभी कोशिश कर रही कि इससे कुछ तो बुलवाओ। तो मम्मी बोलती हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कितने कम रुपए मिले। तो ये बोलता है कि भैया मुझे कितने रुपए कम दे गए, 60 रुपए कम देकर गए। भैया मुझे कितने रुपए कम देकर गए, 60 रुपए कम देकर गए। मम्मी ने निकाल लिया पूरा का काम कि ठीक है भाई 60 रुपए कम देकर गए ना भैया। अब ये 60 रुपए कम कितने पार्ट की वैल्यू होंगी, ध्यान रखना। इसको 3 पार्ट मिलने हैं, इसको 2 पार्ट मिलने हैं। इसको कितने कम पार्ट मिलने हैं, सिर्फ 1 पार्ट कम। तो क्या मैं ये बोल दूं कि 1 पार्ट, 1 भाग की कीमत होनी चाहिए 60 रुपए। मैं क्या कर रहा हूं, जो रेशियो की वैल्यू है, जो अनुपात का मान है, उसको एक्चुअल वैल्यू से मैं बराबर कर रहा हूं। बस इतना ही काम करना है पूरे रेशियो में। इसको 3 पार्ट, इसको 2 पार्ट, इसको 1 पार्ट कम मिल रहा है, इसको 1 पार्ट ज़्यादा मिल रहा है। ये बोलता है मुझे 60 रुपये कम मिले। मम्मी ने बोला ठीक है भाई 1 पार्ट मतलब 60 रुपये। मम्मी को पूरा पार्ट का पता करना है, तो पूरे कितने पार्ट के पैसे, 5 भाग के पैसे। तो भाई 5 भाग, अगर 1 भाग 60 का, तो 5 भाग 5 गुणा 60, 300 रुपये। मम्मी ने फिर हिसाब लगा लिया। मम्मी का गणित बहुत तेज है भाई, हिसाब लगा रही है। तुम तो बस कुछ बता दो कि तुम्हें कम मिले, ज़्यादा मिले, नहीं मिले, मैं सब हिसाब लगा लूँगी कि टोटल कहाँ से आ रहा है और मुझे कितना देना है रिटर्न में। क्लियर है पूरी बात। पहले केस में मम्मी ने पैसे बांटा। दूसरा केस क्या हुआ, दूसरे केस में इसके पैसे हमें पता था, तो इसके पैसे जो पते थे उससे हमने डिवाइड करके पैसे बांट दिए। तीसरे केस में इन दोनों के अंतर हमें पता था, तो हमने पैसे बांट दिए। अब एक छोटी सी बात समझना, मैंने अभी भी रिपीट की है, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। जितने पार्ट की वैल्यू दी जाती है, उस वैल्यू को उतने पार्ट से जब डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट की वैल्यू पता होगी। कितने पार्ट की भाई, 1 पार्ट। और पूरे रेशियो में इस 1 पार्ट का फॉर्मूला ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको जब आप मान को उसके भाग से डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 भाग की वैल्यू पता होती है। बस इतना सा ध्यान रखना। मान को उसी के भाग से डिवाइड करोगे तो 1 भाग की वैल्यू, और जितना पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रेशियो में यही देखने को मिलेगा। अब इतनी बात समझ में आई है तो एक आध प्रश्न पर हम आ जाते हैं भाई। जैसे ये है प्रश्न हमारे पास, अब यहाँ समझना है इस क्वेश्चन को। डायरेक्टली क्वेश्चन पर ला रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा बचता नहीं है इस कहानी के बाद कि जो आपको ना आता हो। अब मेरी बात समझना,
यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि राम, अनीता और श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 7:4:6 है। एजेस ऑफ राम, अनीता एंड श्याम आर इन द रेशियो 7:4:6 respectively. If the sum of their ages is 68 years, what is the age of Ram? राम, अनीता और श्याम की आयु का अनुपात 7:4:6 है। यदि उनकी आयु का योग 68 है तो राम की आयु कितनी है? बहुत सिंपल है, यहाँ समझो। ये आपके पास राम, देन अनीता और ये श्याम, इनकी आयु का अनुपात 7:4:6। क्लियर है? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या दिया हुआ है? उनकी आयु का योग 68 है। इस बात पर बड़ा गौर करना है कि जो एक्चुअल वैल्यू दी है, अनुपात के अलावा जो मान दिया है वो क्या दिया है? वो किसी चीज़ का टोटल दिया है, वो पर्टिकुलर किसी पार्ट की वैल्यू दी है, किसी चीज़ का अंतर दिया है, वो क्या दिया है? अब यहाँ समझना, वो दिया हुआ है योग। इनकी आयु का योग 68 है। अच्छा, आयु का योग 68 है ना, ये इनकी आयु के अनुपात के योग के बराबर होगा। इनकी आयु का अनुपात है 7:4:6। अगर इन सबके अनुपात हम ज्ञात करें तो वो अनुपात हो जाते हैं कितने? 17। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी आयु का योग जो है वो 17 पार्ट का है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वही 17 पार्ट आपके कितने वर्ष हो रहे हैं? 68 वर्ष हो रहे हैं भाई। तो बस यहां से हमने क्या किया? रेशियो को उसकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। और सबसे पहला काम करना है कि एक भाग की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 17 भाग अगर 68 तो 17 एकम 17 और 17 चौके 68, मतलब एक पार्ट बराबर होगा कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। एक पार्ट की वैल्यू होगी 4 वर्ष के बराबर। तो बड़ा सिंपल सी बात है। आपसे बोला गया कि इन तीनों की आयु का योग 68 है, तो हमने पहले इनके अनुपात का योग बनाया कि भाई 7, 4 और 6। हमारे हिसाब से तो 17 पार्ट हो रही है, अनुपात का मतलब भाग होता है। 17 पार्ट 68, एक पार्ट हो गई 4। किसकी पूछ रहा है? राम की आयु। राम के पास 7 पार्ट है, एक पार्ट 4 का, तो 7 पार्ट 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई? 28 वर्ष, 28 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। सर अगर अनीता का पूछा जाता तो 4 चौके 16। सर अगर श्याम का पूछा जाता तो 4 छंग 24। सर अगर वो ये पूछ लेता कि राम और अनीता की आयु में अंतर कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना तो कर दिया तुमने। अब यहाँ से देख लो कि अंतर कितना आ रहा है। राम के पास 7 पार्ट की आयु है, अनीता के पास 4 पार्ट की। अंतर निकल रहा है 3 पार्ट का, मतलब इनकी आयु का अंतर 3, तो 3 चौके 12 का अंतर आ रहा है। सर इन दोनों में तो 2 पार्ट का अंतर है, तो 2 चौके 8 का अंतर आ रहा है। इन दोनों की आयु का पूछे तो 13 चौके 52, सॉरी अंतर नहीं, योगफल पूछे तो 13 चौके 52। इतनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी वेराइटी निकाल के बता दी आपको। अब अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें योग ही दिया जाए, उनकी आयु का योग? यहाँ गुणनफल दे दे तो इनका गुणनफल कर दोगे ऐसा, तो फिर हमें x मानना पड़ेगा, वो अलग मैटर पे बात हो गई। यहाँ आपसे इस तरह भी बोला जा सकता था कि भाई यहाँ बोल देता कि राम और श्याम की आयु का मान लो अंतर दे देता, इन दोनों की पर्टिकुलर आयु का अंतर, राम और श्याम की आयु का अंतर यदि 16 वर्ष है। कितना वर्ष है भाई? 16 वर्ष है। तो बताओ इन तीनों की आयु का योग क्या है? वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको उसकी बात समझना है कि वो क्या बोल रहा है। भाई इसके दिल का हाल समझ लो, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाए कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात तो यही है, राम और श्याम की आयु का अंतर दे रहा है 16 वर्ष। उस पर बाद में जाना, पहले इधर निपटा लो ये मामला कि इनकी आयु का अंतर कितना है। तो यहाँ से पता पड़ा कि राम 7 पार्ट है, श्याम है 6 पार्ट, मतलब इनकी आयु का अंतर है टोटल 1 पार्ट।
और उसी एक पार्ट को ये बोल रहे हैं कितना वर्ष, 16 वर्ष। तो हमने बोल दिया भाई एक पार्ट बराबर 16 वर्ष, खत्म। और जहाँ रेशियो में, अनुपात वाले में, जहाँ आपने वन पार्ट की वैल्यू निकालना सीख ली, मतलब 100% लड़ाई आप सीख गए इस चैप्टर की। अब एक पार्ट 16 आपसे क्या पूछ रहा है, सबकी आयु का योग, 6 4 10 7 17 पार्ट की वैल्यू पूछा। सॉरी, एक पार्ट अगर 16 तो 17 पार्ट कितना, 17 गुणा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर ले आना। क्लियर है भाई? 17 एकम 17, 170, 17 छंग कितना होता है, 102। तो 170 में 102 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आना है। क्लियर है सारी बात? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मेरी बात यहाँ पर समझना अगले क्वेश्चन को देखकर कि कितना इजी होता है रेशियो के क्वेश्चन को बनाना। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन होगा वही एक पार्ट की वैल्यू निकालना। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात। अब ये आय और व्यय क्या होती है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं। आय मतलब आपकी होती है टोटल इनकम जो आप कमाते हो। व्यय क्या होता है, ये आपका खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो, 70 रुपये खर्च करते हो, तो आपसे मैं अगला प्रश्न यही पूछूंगा कि आप कितने रुपए बचाते हो। अगर 100 में से 70 खर्च करोगे तो कितने बचाओगे, 30 रुपये। किया क्या आपने उन 100 में से 70 को घटाकर आपकी बचत लिया है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, हम ये बोलते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आय बराबर व्यय यानी खर्च प्लस बचत। अगर आप 70 रुपये खर्च करने के बाद भी 30 रुपये बचा लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 रुपये कमाते हो। ये बोल रहे हैं कि उस एक परिवार की आय 12 और 7 के अनुपात है। तो हम ये मान लें कि वो 12 रुपये या 12 पार्ट कमाता होगा। रेशियो हमेशा पार्ट में बोलना चाहिए। 12 पार्ट और खर्च करता है 7 पार्ट। तो क्या मैं अपने आप ये लिख दूं कि उसकी जो बचत होगी वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट की होनी चाहिए। बोलो यस और नो। सॉरी, 3 पार्ट नहीं, 5 पार्ट की होनी चाहिए। मैंने वही 10 और 7 में से कर दिया। अगर वो 12 पार्ट कमाता है, 7 भाग खर्च करता है, तो 5 भाग तो बचाता होगा। इतनी बात तो क्लियर है। आगे बोल रहा है उस परिवार का खर्च अगर 4900 है तो उसकी बचत कितनी है, हमें ये बता दो। तो यहाँ समझो, उस परिवार का व्यय इनके हिसाब से तो 4900 है, हमारे हिसाब से तो 7 पार्ट है ना। तो क्या मैं ये बोल दूँ, यहाँ वैल्यू दी गई है 7 पार्ट की। कितनी भाई, 4900 रुपये। सबसे पहला काम क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू। वो कहाँ से पता करेंगे हम, एक पार्ट की वैल्यू पता करने के लिए इस मान को इसी के भाग से डिवाइड कर देंगे। 700 रुपये आया, तो 1 भाग 700 रुपये। 5 भाग आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी बचत। हमारे हिसाब से 5 भाग की वैल्यू, एक पार्ट बराबर 700, तो 5 पार्ट बराबर 5 × 700 मतलब 3500 रुपये। कितने रुपए भैया, 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3500 आपका आंसर हो गया। बोलो, क्या कोई कठिनाई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी हो तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन से ही करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एसएससी सीजीएल मेंस का कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, आईबीपीएस या फिर एसबीआई पीओ मेंस का कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, फिर उस पर बैठकर चर्चा की जाए, तो 5 मिनट उसको तुम्हें समझाने में लगेंगे, फिर उसको करने में या उसके आंसर को समझाने में और टाइम लगेगा। तो आपकी तो वही इच्छा मर जाएगी कि सर रहने दो, एक काम करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं। इतना कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बड़े ही सिंपल तरीके से काम करता है। सिर्फ 1 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना और इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी को समझना। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ चेतन एंड भगत इज 5:6। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा इसके ऊपर। चेतन भगत की नहीं सुनाऊंगा, चेतन वर्मा की। मतलब मैं कहानी सुनाऊंगा और समझ में भी आएगी कि क्या चलता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ रखा है या जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, मैं बता दूं।
ये क्वेश्चन आपकी एज रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं, आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसका हो गया। तो आप ये बोल दो कि सर वो अलग चैप्टर है, तो वो चैप्टर भी एक्चुअल में रेशियो का ही है। अब एक और ज्ञान की बात सुन लो, मैथ्स में जो आप कहते हो कि सर 18, 19, 20 चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 5 चैप्टर सिर्फ एक ही हैं, और उन चैप्टरों को मैं आपको बता दूं। जैसे आप अगर रेशियो लेते हो, अनुपात, तो ये आपका अनुपात है। अब इससे देखो 4 चैप्टर जुड़े हुए हैं। एक तो अनुपात, अनुपात समानुपात, एक पार्टनरशिप हो गया आपका, ठीक है, एक अनुपात समानुपात हो गया, एक पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, तीसरा हुआ आपका आयु संबंधी प्रश्न मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन, और चौथा हुआ आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 4 जो चैप्टर हैं भैया, ये 4 अलग नहीं है, इनका जो बेसिक है वो यही है। तो मैं इन 4 चैप्टरों को कभी अलग नहीं समझता, क्योंकि ये 4 चैप्टर मिलकर टोटल एक चैप्टर का ही रूप है, अलग अलग में बांटा गया है। तो इस तरह से ये 4 चैप्टर मिलकर होते हैं एक। अब इसी तरह से दूसरे की अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं आपसे परसेंटेज की, तो परसेंटेज की भी कुछ शाखाएं हैं। जो आप 4 से 5 चैप्टर बोलते हो वो भी एक ही चैप्टर है। कैसे? एक प्रतिशत अगर मैं बोलूं, है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 हुए। एक हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक आप डिस्काउंट भी अलग से अगर गिनते हो तो ये 5 चैप्टर भी अलग नहीं है, ये 5 चैप्टर भी एक ही है। ये 5 चैप्टर भी क्या है भाई, एक ही है, ये बात समझ लेना। अगर पढ़ रहे हो तो ये जो 9 चैप्टर आपने अलग अलग अपने दिमाग में बोझ डाल रखा है, ये 9 चैप्टर है ही नहीं। ये 9 चैप्टर एक्चुअल में 2 चैप्टर है। एक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरे का नाम है परसेंटेज, और ये 2 ही चैप्टर में 5 और 4 9 चैप्टर है। तो यहाँ तो आपकी टेंशन खत्म हो गई कि सर ये तो 9 चैप्टर को मिलाकर ही 2 चैप्टर कर दिया, और अगर बेसिक हम समझ लें 2 चैप्टरों का तो 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम वो एक ही बात है। फिर उसके बाद अगर आप टाइम स्पीड और डिस्टेंस पर आते हो, दूरी, चाल और समय पर, तो उसके साथ ट्रेन वाले और रेल वाले और नाव वाले जो क्वेश्चन है वो भी एक ही है ना। तो उनको भी यार अलग अलग गिनते हो तो उनको अलग मत गिनना, बहुत ही कम चैप्टर है मैथ्स में। मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक के वही 2 से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और तीनों चीज़ अगर आप कवर कर लेते हो मतलब आपकी मैथ्स पूरी हो गई है। क्लियर है? ज़्यादा मत बनाओ, 9 को आप 16 मत बनाओ, सिर्फ वो कितने हैं, 5 चीज़ हैं मैथ्स में। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो भाई, और परसेंटेज पढ़ लो, ये दोनों से आपकी 80% मैथ्स खत्म हो जाती है, और बची हुई जो चीज़ें हैं वो 20% में आती हैं। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ लेना। यहाँ पे बड़े सिंपल सी बात बोली गई है, चेतन तथा भगत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ये चेतन और यहाँ भगत, और दोनों को मिला दो तो एक अच्छा सा राइटर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चेतन भगत, इनकी आयु का अभी अनुपात 5:6 है, और ये आपसे बोल रहा है कि 7 साल बाद क्या हुआ कि इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 6:7। ये इनकी 7 साल बाद का अनुपात दिया है कि 6:7 बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरी एक बात समझना, मान लो आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, अभी की कंडीशन में 2020 की बात है, वो आपसे 2 साल छोटा है। अब ये हो सकता है आप 22 के हो, वो 20 के हो। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, मतलब आप दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 2 साल का है। 6 साल में ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आपकी आयु में? 6 साल बाद आप दोनों की आयु का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो क्या 12 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा? नहीं ना भाई, अंतर जो शुरुआत से, अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो वो जिंदगी भर, जीवन पर्यंत वो 2 साल छोटा ही होगा। आयु का अंतर कभी भी बढ़ा और घटाया नहीं जा सकता है, इतनी बात तो क्लियर है ना। आयु का अंतर कभी भी बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। जितना आप शुरू में आपकी आयु का अंतर होगा, उतना मरते दम तक के आयु का अंतर होगा। चेतन और भगत की आयु का अंतर है 5:6। अब इसको बोलते हैं रेशियो इक्वल करना, रेशियो बराबर करना। मेरी बात को ध्यान से समझना, 5:6 मतलब भगत बड़ा है चेतन से कितना? 1 पार्ट। कितना भाई? 1 पार्ट। तो मैं यही बोल दूं ना, ये जिंदगी भर 1 पार्ट का ही अंतर रहना चाहिए इनके बीच में। अच्छा, अब बात हुई 7 साल बाद। 7 साल बाद इनके रेशियो चेंज हुआ, रेशियो कितना हो गया? 6:7। लेकिन भाई इनका अंतर नहीं बिगड़ना चाहिए।
क्या अभी भी भगत एक पार्ट बड़ा है क्या? हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है। जितना अंतर आपकी आयु में पहला था उतना ही अंतर आपकी आयु में अभी होना चाहिए, तो सब कुछ क्लियर चलेगा, बराबर चलेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ समझो, ये बोल रहा है 7 साल बाद ये अनुपात इतना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों को 7 साल लगे। 7 साल में आयु दोनों की 7 ही बड़ी होगी, ऐसा नहीं होगा कि इसकी 7 बढ़ेगी इसकी 8 बढ़ेगी। मतलब जो रेशियो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए वो भी एक जैसा ही होना चाहिए। देखो 5 से 6 मतलब कितना पार्ट बड़ा है? एक पार्ट बड़ा है। 6 से 7 मतलब कितना पार्ट बड़ा है? एक ही पार्ट बड़ा है। यस और नो? तो क्या ये जो हमारे हिसाब से पूरा पार्ट में चल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये एक पार्ट कितना साल दे रहा है? ये 7 साल दे रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली एक पार्ट की वैल्यू 7 साल है। आपसे बोल रहा है चेतन की वर्तमान आयु, वर्तमान कहाँ है? वर्तमान यहाँ है, ये तो 7 साल बाद की है। चेतन की वर्तमान आयु पूछ रहा है जो कितने पार्ट की है? 5 पार्ट की। एक पार्ट 7, 5 पार्ट, 5 गुणा 7 मतलब कितने वर्ष? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 35 इज योर आंसर। बोलो भाई, हर एक चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचकर देखो ना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक पार्ट का अंतर पहले एक पार्ट का बाद में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये अंतर आपको गलत दे दिया होता है, मतलब बढ़ा देता है, कम कर देता है, उसे हम इक्वल करते हैं। उसे इक्वल कैसे करते हैं वो अगले क्वेश्चन में सीखो। इतना समझ में आ गया? क्लियर है भाई? कमेंट में लिख देना इतना देखा है तो, कि सर मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन देखकर ही छोड़ दिया, सर मुझे समझ में ही नहीं आया, सर मैंने पूरी वीडियो देखी। ये भी मुझे कमेंट में बता देना ताकि पता पड़े कि मैं पढ़ा रहा हूँ जितने इंटरेस्ट से, क्या आपको भी पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ अगला प्रश्न है और उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अब समझो, यह बोला जा रहा है रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 4:7। दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। इफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 4, यदि प्रत्येक को 4 से वृद्धि कर दी जाए, 4 से बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है ये आप बताओ। दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं, इनका इनिशियल जो हमको प्रारंभिक अनुपात दिया है वो दिया है 4:7। फिर हमसे बोल रहा है कि दोनों में अब मैं कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये अनुपात हो जाता है 3:5 का। यह अनुपात हो जाता है 3:5 का। दोनों में एक जैसी संख्या जोड़ी, अनुपात हुआ 3:5 का। आपसे बोल रहा है बड़ी संख्या क्या है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बड़ी संख्या निकालने की। अब मुझे एक बात बताना, एक संख्या मान लो कितनी थी? 28 और एक संख्या यहाँ पर 2, एक संख्या 8 और एक संख्या 14 मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? इन दोनों के बीच में अभी 6 का अंतर है। अगर मैं इसको 2 बढ़ाऊं और मैं इसको भी 2 बढ़ा दूं, ये हो गई 10 और ये हो गई 16, क्या वो अंतर अलग हो गया? क्या नहीं हुआ ना अलग। जैसे अभी आयु था वैसे ही नंबर है, सिर्फ नाम बदल दिए उनके। मतलब जो अंतर पहले था वही अंतर बाद में होना चाहिए। यहां देखो, इन दोनों की संख्या के बीच में ये पहले कितने भाग ज्यादा था? ये ज्यादा था भाई 3 भाग ज्यादा। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये बचा सिर्फ कितना पार्ट? 2 पार्ट। भाई ये तो गलत कर दिया, क्योंकि अंतर कभी भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। यही पढ़ा है अभी। क्या करें भाई, ये तो 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखो दोनों को बराबर कैसे करते हैं। ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और नए रेशियो बनाओ। इस 2 का, क्योंकि ये अंतर 2 आ रहा है ना, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो अंतर क्या बनता है। 8 और 7 दूनी 14। अब यहाँ देखो 3 तिरका 9 और 3 पाँचे 15। अब देखो रेशियो इक्वल करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से पता पड़ रहा है ये भी घट रही है और ये भी घट रही है।
ये घट रही है 1 पार्ट, ये घट रही है 2 पार्ट, और आप बात कर रहे हो यहाँ पे 4 की वृद्धि करने की। संभव ही कैसे है? ये तो संभव ही नहीं हो सकता। ये संभव हो सकता है क्या? इन दोनों के बीच में अभी कितने का अंतर है? 6 का। इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है? 6 का। अगर ये दोनों चीज में बैलेंसिंग बिठा दोगे तो इनके बीच भी बैलेंसिंग बैठ जाएगी। कैसे? ये कितने भाग बढ़ा? 1 पार्ट। ये भी कितने भाग बढ़ा? 1 पार्ट। ये 8 से 9 हुआ, ये कितना हुआ? 14 से 15। दोनों 1-1 पार्ट बढ़े क्योंकि दोनों को एक जैसी वैल्यू जो कि 4 थी उससे बढ़ाया गया, तो डायरेक्टली 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी कितने? 4। इतने से ही तो बढ़ाया है दोनों को। 1 पार्ट बराबर 4, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो भाई 1 पार्ट 4 बड़ी संख्या तो ये थी 14 पार्ट की। 14 चौके कितने होते हैं भाई? 56। तो यहाँ आंसर हो गया 56। ये आपका आंसर हो गया। बोलो भाई क्या कठिन है इसमें? रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिकली नॉलेज लगाओ ना। और अगर वो नॉलेज आप लगा लेते हो जो आपको पता है लेकिन पता नहीं है, आप बोलोगे हाँ ऐसा तो होता है कि उम्र का अंतर जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है, लेकिन क्वेश्चन में भी लगाओ ना सर। जब क्वेश्चन में इस प्रैक्टिकल नॉलेज को लगाओगे तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है इतना? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इनका अंतर मुझे सेम करना था। उसके लिए इस पार्ट का मैंने इधर मल्टीप्लाई, इस पार्ट का इधर मल्टीप्लाई, नया रेशियो बनाया, नए रेशियो से काम लिया और आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन समझो। ये भी इसी प्रकार का है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में। अब यहाँ समझना, ये 3:5 रेशियो है। दोनों में से 9 को घटा रहे हो, एक जैसा घटा रहे हो तो पार्ट भी एक जैसा ही घटना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना। उनका अनुपात हो जाता है 12:23। अब आप बोलोगे यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं लेकिन ये तो बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इनके बीच पहले अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ कितने का हो गया? 11 का। वही चीज़ है। क्या करो? 11 का इसमें मल्टीप्लाई और 2 का इससे मल्टीप्लाई और ख़त्म करो। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 2 से करो 24, और ये कितना हो गया भाई? 23 दूनी कितना हो गया? 46। अब यहाँ समझना, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? दोनों के बीच अगर हम अंतर देखें तो दोनों में 22 का अंतर है, यहाँ पर भी दोनों में 22 का अंतर आ गया। जब आप ऐसा कर देते हो तो वो अपने आप अनुपात समान हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर बढ़ा तो कितना पार्ट बढ़ा? सॉरी माइनस हुआ 9 पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक भी माइनस हो रहा है 9 पार्ट। हमारे हिसाब से भाग 9 कम हो रहे हैं, इनके हिसाब से वैल्यू 9 कम हो रही है, तो डायरेक्टली 9 पार्ट की वैल्यू 9, तो 1 पार्ट की 1। क्या पूछा जा रहा है? तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ठीक नहीं था, अब ये ठीक हो गया है। तो संख्याएं 33:55, 1 पार्ट बराबर 1, 33 पार्ट बराबर 33 और 55 पार्ट बराबर 55। आंसर नंबर 3। बोलो भाई, यहाँ तक भी समझ में आ गया? बड़ी क्लियर सी बात है। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध, इससे थोड़ा सा हटके, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोला जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की सालाना आय, जो इनकम है, जो इनकी इनकम है वो 9:7 के अनुपात में है, जबकि इनका व्यय, जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो 4:3 के अनुपात में। और हमसे बोला जा रहा है कि दोनों सालाना 2000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों बचा रहे हैं 2000 रुपये। अच्छा, एक बात बताओ, ये 9 पार्ट कमाता है, 4 पार्ट ये खर्च करता है, बचाता कितने होगा? तो आप बोलोगे 5। ये 7 पार्ट कमाता है, 3 पार्ट खर्च करता है, बचाता कितना होगा? 4 पार्ट। लेकिन दोनों तो टोटल ही 2000, मतलब इनके बीच जो सेविंग का, इनकी जो बचत का अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये 5 निकल के आ रहा है और ये 4, जबकि दोनों एक जैसी सेविंग कर रहे हैं, तो दोनों के पार्ट भी सेम होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखो 9 से 7 जाने में आपके पास 2 पार्ट हैं अंतर, और यहाँ अंतर जो आ रहा है ना वो 1 पार्ट का आ रहा है। जब तक इन दोनों का ये वाला अंतर समान नहीं होगा तब तक ये अंतर समान नहीं होने वाला। तो क्या करो,
1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 9:7 बन गया। सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 2 चौके बनेगा 8 और 2 तीन बनेगा 6। अब यहाँ समझना, ये जो बन गया, अब यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर ये भी कितने पार्ट बचा रहा है, ये भी 1 पार्ट बचा रहा है और ये भी कितने पार्ट बचा रहा है, 1 पार्ट ही बचा रहा है। दोनों अगर 1-1 पार्ट बचा रहे हैं तो अब तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि दोनों बचा कितना रहे, 2000। ये भी 1 पार्ट 2000, ये भी 1 पार्ट 2000, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 2000 आ गई। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक की सालाना आय बताओ। आय है भैया, ये आय कितनी होगी, 9:7। 1 पार्ट बराबर 2000, 9 बराबर 18000, 7 बराबर 14000। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया 18000 और 14000। क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन अभी यहाँ समझना, इसमें मतलब अलग थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, वो भी कंसेप्ट समझना आपको बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ दिया गया है कोई निश्चित राशि 3:5 के अनुपात में P और Q 2 व्यक्तियों के बीच में की जानी थी, विभाजित की जानी थी। P और Q है 3:5 के अनुपात में इन्हें राशि बांटनी थी, लेकिन बटी किस में, बटी 2:3 में, जिससे क्या हुआ, Q को 10 रुपए की हानि हुई। Q को क्या हुई, 10 रुपए की हानि हुई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 100 रुपए हैं, दोनों में मान लो कि 50-50 रुपए बटने थे, लेकिन क्या हुआ, तुमको 10 रुपए कम मिले, तो तुमको 10 रुपए कम मिले मतलब 40 मिले होंगे, तो वो 10 रुपए किसको ज़्यादा मिले होंगे, वो इसको ज़्यादा मिले होंगे, मतलब इसको मिले होंगे 60 रुपए। 100 रुपये 50-50, तुम्हें गलती से 10 रुपये कम मिले, मतलब गलती से उसे 10 रुपये ज़्यादा मिले, दोनों की बात एक जैसी है। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो 50-50 भी 100 होता है और 60-40 भी 100 होता है, मतलब टोटल जो राशि है वो इक्वल होगी, वो तो अलग नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि पहले 100 रुपये बांटे थे, आपको जो 10 रुपये कम मिले तो रुपये 90 हो गए होंगे, नहीं, वो राशि दोनों के बीच में बटी है तो राशि होगी टोटल एक जैसी। अभी Q को 10 रुपये की हानि हुई, यहाँ तो दिख रहा है 10 रुपये की हानि, लेकिन इसको लाभ होना चाहिए था भैया, और तुम्हें तो लाभ हो ही नहीं रहा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ समझो, पहले जो राशि थी वो कितने पार्ट की थी, तो 3 और 5 8 पार्ट की राशि थी, लेकिन बाद में जब देखा गया तो राशि तो सिर्फ 5 पार्ट बच रही है भैया, 3 पार्ट तुमने गायब कर दिए। राशि तो 100 और 100 ही होनी चाहिए ना, राशि थोड़ी ना चेंज होगी भाई। जितने पार्ट पहले टोटल हैं उतने ही टोटल पार्ट यहाँ होने चाहिए। नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, 3-3 जोड़ दो क्या, नहीं, वही करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और नया रेशियो बनाएंगे। नया रेशियो क्या बनेगा, 5 दिया कितना हुआ भैया 15, मैं लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्टली, और 5 कितना हो गया 25, 8 दूनी कितना हुआ 16 और 8 दिया कितना हुआ 24। अब यहाँ समझ लो इस बात को। अब अगर मैं टोटल पार्ट की बात करूं तो भैया हुआ क्या, 15-25 हुए 40 और ये भी कितने हुए 40। पैसे पहले जितने थे उतने ही यहाँ पर भी रहेंगे, 15-25 40, 16-24 40 हो गया। अब यहाँ से पता पड़ता है भाई इसका एक पार्ट माइनस हुआ है, इसका एक पार्ट प्लस हुआ है। पैसा बटना था 15-25 में बटा 16-24 में, इसको एक पार्ट कम मिला तो इसको एक पार्ट ज़्यादा मिल गया। यही तो 10 रुपये जब आपको कम मिले तो दूसरे को ज़्यादा मिले होंगे। यहाँ उसी 1 रुपये की वैल्यू दोस्तों दी हुई है 10 रुपये, और आपसे पूछा जा रहा है कि राशि क्या थी, तो राशि कितने पार्ट की थी 40 की। तो अगर एक पार्ट 10 रुपये तो 40 पार्ट की वैल्यू होनी चाहिए 400 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। हर बात का एक अलग कंसेप्ट से लेना देना है हर एक क्वेश्चन का। उस कंसेप्ट को जब आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन ईजिली बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया ना। मैंने इन दोनों पार्टों को इक्वल किया। कैसे, पहले 8 पार्ट बन रहे थे। पहले कितने पार्ट बन रहे थे, पहले ये सिर्फ 5 थे और ये कितने बन रहे थे,
ये 8 पार्ट थे लेकिन 5 पार्ट हो गए, तो उस 5 का इस रेशियो में मल्टीप्लाई और उस 8 का इस रेशियो में, दोनों को इक्वल किया क्योंकि इक्वल राशि थी, फिर मैंने सोल्व किया है। कुछ ऐसा ही यहाँ होना चाहिए। ये क्वेश्चन की मैं आपको आउटलाइन बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और आप चाहो तो तरीका भी आप बता सकते हो कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। कोई धन PQR में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि 6:19:7 का अनुपात हो यदि R अपने भाग में से 200 रुपये Q को दे देता है। मतलब R का जितना कम होगा Q को उतना ही ज़्यादा मिलेगा, इस बात पर गौर करना। तो PQR के भागों का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो कुल धन कितना है? टोटल राशि कभी चेंज नहीं होगी, इतनी बात ध्यान रखना। तो आज का जो सेशन है वो हम यही ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इस बात का ध्यान रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि आज जो मैं समझाने की कोशिश की वो आपको बिल्कुल समझ में आया हो। पूरा का पूरा अर्थमेटिक हम किसी ना किसी कहानी से रिलेट करके ख़त्म कर सकते हैं। एडवांस के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उसमें फैक्ट याद करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी समझने की देर है। अगर आप स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो बिल्कुल मेरे पूरा अर्थमेटिक पार्ट को देखें, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ईजिली क्वेश्चन को आप कर पाओगे विद इन सेकेंड्स। क्लियर है? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।